Dear students, welcome in the chemistry class of class 11th. हमारा पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं और इसका आज पहला भाग है। क्या हम परमाणु एवं अणु को देख सकते हैं? बताइए, क्या उनका भार मापा जा सकता है? उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं? क्या किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में परमाणुओं और अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम इन कणों की संख्या एवं उनके द्रव्यमान के मध्य मात्रात्मक संबंध प्राप्त कर सकते हैं? इन प्रश्नों के बारे में क्या आपने कभी सोचा है? हम इस यूनिट में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर यह भी वर्णन करेंगे कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों को उपयुक्त इकाइयों की सहायता से मात्रात्मक रूप से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रसायन विज्ञान के विकास की, डेवलपमेंट ऑफ द केमिस्ट्री। रसायन का विकास प्रमुख रूप से 1300 से 1600 क्रिश्चियन इरा में कीमिया, ऑलकेमी और औषध रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रूप में हुआ। आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ एल्केमी परंपराओं के पश्चात आकार प्राप्त किया, जो यूरोप में अरबों के द्वारा लाई गई थी। चाइनीज और इंडियन संस्कृतियों में, ये चाइनीज संस्कृति आप देख सकते हैं और ये इंडियन संस्कृति, आपने जो भारतीय संस्कृति में अलग अलग एल्केमी परंपराएं थी जिनमें रासायनिक प्रक्रम और तकनीक की जानकारी अधिक थी, बहुत ज्यादा उनको जानकारी थी, दोनों ही चाइनीज में भी और भारतीय संस्कृति दोनों में ही। पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया अथवा रस विद्या कहा जाता था। इसको हम रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया और रस विद्या के रूप में जानते थे। सिंध में मोहनजोदाड़ो और पंजाब में हड़प्पा में की गई योजनाबद्ध खुदाई में बहुत सारी चीजें मिली हैं और उनसे सिद्ध होता है कि भारत में रसायन विज्ञान की परंपरा बहुत पुरानी रही है, सदियों पुरानी रही है। 100, 200, 500 वर्ष की बात नहीं करते, क्योंकि जो खुदाई से अवशेष मिले हैं उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो कि अब भी अकल्पनीय हैं। जैसे कि क्रूसिबल्स मिले थे उस जमाने के। आजकल जो चीजें मिल रही हैं, ये आपको दिख रहे हैं काफी सारे फिगर में कि इस तरह की जो चीजें मिली हुई हैं हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में, इससे इंडिकेट होता है कि भारत में रसायन विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। मोहनजोदाड़ो में ग्लेश किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस तरह के दिख रहे हैं आपको, ग्लेस किए हुए। निर्माण कार्य में जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया गया है, जिसमें चूना, रेत, सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया गया है। ये इस तरह की जो चीजें हैं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त की गई है, मिट्टी के अवशेष। ये एक्चुअल फोटो हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से लिए गए हैं, जो कि सदियों पुराने हैं। हड़प्पा के लोग एक प्रकार का कांच, जिसे फेयंस कहते हैं, ये बनाते थे। ये आप देख सकते हैं, ये वहां का विशेष प्रकार का आभूषण है जिसको वो लोग पहनते थे और इसका उपयोग आभूषणों के रूप में किया जाता था। ये जो कांच था फेयंस, इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता था? आभूषणों के रूप में किया जाता था। वे लोग सीसा, चांदी, सोना, तांबा, इस प्रकार की धातुओं को पिघलाकर और फोर्जन के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। वह टिन को जानते थे, आर्सेनिक को जानते थे, इसके अलावा तांबे को जानते थे और शिल्प बनाने के लिए तांबे की कठोरता को सुधारते थे। और तांबे में क्या मिलाते थे? टिन और आर्सेनिक मिलाते थे। इसी प्रकार आप लोग आज सुनते हैं जैसे कांसा बनाना है, आपने कांसे के बर्तन के बारे में सुना होगा, आपने पीतल के बर्तन के बारे में सुना होगा, ये मिश्र धातु हैं। तो इस प्रकार की जो अब हम मिश्र धातु प्राप्त कर रहे हैं, ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के काल में भी भारत में विकसित थी पहले से ही। दक्षिण भारत में मस्की 1000 से 900 बीसी बिफोर क्रिश्चियन इरा, ईसा पूर्व, और उत्तर भारत में हस्तिनापुर यानी मेरठ के पास है, और तक्षशिला 1000 से 200 बीसी में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। देखिए ये बहुत सारे जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअल फिगर्स हैं। कांच और ग्लेज को रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। ये इस प्रकार उनको कलरफुल किया जाता था, तो इसमें धातुओं के ऑक्साइड्स वो लोग मिलाते थे प्राचीन भारत में। अनेक पुरातात्विक प्रमाण यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं
जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीक भारत में ही विकसित हुई थी। ध्यान दीजिए, तांबा और लोहे के निष्कर्षण की तकनीक भारत में ही विकसित हुई थी। बहुत सारे इस तरह के प्रमाण मिल रहे हैं, जैसे आर्टिफैक्ट्स हैं आपके पास, ये इस तरह के औजार मिले हुए हैं, मॉल्ड्स मिले हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये पुरातात्विक प्रमाण हैं, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में ही लोहा और तांबे का निष्कर्षण सर्वप्रथम हुआ था। इतना ही नहीं, ऋग्वेद, आपको पता है कि प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 बीसीई में चमड़ा कमाने में टैनिंग ऑफ लेदर जिसे कहा जाता है और कपास को रंगने कलरिंग ऑफ कॉटन का कार्य ऋग्वेद के अनुसार भी होता था भारत में। उत्तर भारत के काली पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तनों की सुनहरी चमक को आज तक दोहराया नहीं जा सका। मींस जो केमिकल लगा हुआ ये आपके दिख रहा है ना, उत्तर भारत में ये मिट्टी का बर्तन मिले, इस पर काले रंग की पॉलिश हुई है, आज तक इस पॉलिश को दोबारा बनाया ही नहीं जा सका। इस प्रकार की हमारे भारत में पहले से ही रसायन विज्ञान रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन किया गया है कि समुद्र से लवण कैसे प्राप्त किए जाते हैं। यानी आप लोग तो जानते हो कि समुद्र से हम नमक प्राप्त करते हैं, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भी इसका जिक्र किया है कि समुद्र के जल से लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार सुश्रुत संहिता, जो अपने आप में एक पूरा केमिस्ट्री का ग्रंथ है, में क्षारकों के महत्व को समझाया जा सका है। ये सुश्रुत संहिता है, इसके अंतर्गत जो बेसिस है इसके महत्व को समझाया गया है। चरक संहिता, महर्षि चरक का नाम आपने सुना है। चरक संहिता में पुरातन काल के उन भारतीयों का उल्लेख है जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। तांबा क्या होता है, टिन, Cu, टिन क्या होता है, Sn, और जस्ता क्या होता है, Zn। के ऑक्साइड, तांबे और जस्ते और लोहे के सल्फेट, मीस क्या है, इनके ऑक्साइड, जैसे ZnO ऑक्साइड हो गया, CuO ऑक्साइड हो गया, SnO ऑक्साइड हो गया, इनके सल्फेट जैसे ZnSO4 हो गया, इसी प्रकार CuSO4 हो गया, इसी प्रकार SnSO4 हो गया, सल्फेट हो गया। इसी प्रकार लोहे के कार्बोनेट, शीशे के कार्बोनेट, लोहे का कार्बोनेट क्या हुआ, जैसे फेरस कार्बोनेट हो गया FeCO3, फेरिक कार्बोनेट हो गया आपके पास Fe2CO3 होल थ्राइस, ये लोहे के दो कार्बोनेट है। इसी प्रकार लेड कार्बोनेट हो गया PbCO3। तो ये सारी चीजें चरक संहिता के अंतर्गत इनका वर्णन मिलता है। तो हमारे भारत में रसायन विज्ञान का इतिहास कितना पुराना है, इससे आपको पता चलता है कि भारत में रसायन विज्ञान की नींव काफी गहरी है। रसोपनिषद, ये रसायन शास्त्र की एक पुस्तक है, में बारूद बनाने का विवरण है। जो बारूद हम बनाते हैं वो भारत के रसायन शास्त्र एक रसोपनिषद, एक जैसे कि ऋग्वेद संहिता, जैसे ऋग्वेद होता है एक प्रकार का उपनिषद है, रसोपनिषद, इसमें बारूद बनाने का विवरण है। तमिल साहित्य में भी गंधक, चारकोल, साल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, साल्टपीटर मींस पोटेशियम नाइट्रेट, पारा और कपूर के उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण मिलता है। यानी तमिल में भी गंधक, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट और कपूर के मिश्रण से क्या बना लेते हैं, बारूद, मींस एक्सप्लोजिव, विस्फोट। बम पटाखे आप लोग छोड़ते हैं, बम पटाखे में जो बारूद बनता है इसका साहित्य कहां से मिला है, इसका मिला है रसोपनिषद से और तमिल साहित्य से। तो इस प्रकार भारत में पुरातन काल से ही रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा उल्लेख मिलता है। नागार्जुन एक महान भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। कौन से, नागार्जुन। वह एक विख्यात रसायनज्ञ, मिस केमिस्ट, एल्केमिस्ट और धातु विज्ञानी थे। मिस क्या है, देखिए वो रसायन केमिस्ट भी थे, एल्केमिस्ट भी थे और धातु विज्ञानी, उन्हें सभी चीज की नॉलेज थी। और उनकी एक पुस्तक है रस रत्नाकर।
ये वाली आप पुस्तक देख रहे हैं ना, रस रत्नाकर, इसमें पारे के यौगिकों का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। उन्होंने धातुओं जैसे सोना, चांदी, टिन और तांबे के निष्कर्षण की विवेचना इस पुस्तक के अंतर्गत की है। इस पुस्तक का नाम क्या है? रस रत्नाकर। 800 सीई मीन्स 800 क्रिश्चियन इरा के आसपास एक पुस्तक रसार नवम, क्या नाम है इसका? रसार नवम, रसार नवम आई। ये देखिए आपके पास ये दिख रहा है ना, इसमें क्या क्या चीज है आपको ये दिख रहा है, अलग अलग तरह के यहाँ एपरेटस यूज किए जा रहे हैं। ये जो एपरेटस तरह तरह के जो यूज किए जा रहे हैं, ये क्या है? ये हैं विभिन्न प्रकार की भट्टियां, ओवंस, क्रूसिबल। इनमें क्या करते थे? इनमें जो धातुएं होती थी उनको मेल्ट किया जाता था, तो इनका विवरण इनमें दिया गया है, और जिनसे ज्वाला के रंग से धातु को पहचाना जाता था कि कौन से रंग की धातु है, किस ज्वाला का रंग। जैसे मान के चलिए सोडियम धातु है, उसका रंग कैसा आएगा? पीला आएगा। इसी प्रकार हर किसी धातु का, जैसे कैल्शियम है ब्रिक रेड आएगा, इसी प्रकार बेरियम का सेब जैसा हरा आएगा। तो ये जो धातुएं हैं उनके रंग के आधार पर, उनसे निकलने वाली ज्वाला से प्राप्त रंग के आधार पर उन धातुओं को प्राप्त पहचाना जा सकता था। चक्र पाणी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्या फॉर्मूला होगा? HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की। साबुन की खोज का श्रेय भी किसको जाता है? चक्रपाणी को। चक्रपाणी ने साबुन की खोज की। उन्हें साबुन बनाने के लिए सरसों का तेल और कुछ क्षार उपयोग किए। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी क्रिश्चियन इरा में साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया था। साबुन के बनाने के लिए मुख्य रूप से अरंड का तेल, महुआ के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता था। ये कौन सी बात है? 18वीं शताब्दी की बातें हैं। 6ठी शताब्दी में बराह मिहिर द्वारा लिखी गई व्रत संहिता, कौन सी संहिता? व्रत संहिता, जो एक प्रकार का विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया है। अब हम जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वो एक एनसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है। में दीवारों, छतों, घरों और मंदिरों पर लगाए जाने वाले लसदार पदार्थ बनाने की जानकारी है। इसे केवल पौधे, फलों, बीजों और छालों के रस से बनाया जाता था, जिन्हें उबालकर गाढ़ा करने के बाद उनमें कई प्रकार के रेजिन मिलाए जाते थे। बराह मिहिर की व्रत संहिता में इत्र यानी परफ्यूम्स और कांतिवर्धक मींस कॉस्मेटिक्स जो आप यूज करते हैं का भी उल्लेख है। केस रंगने मींस हेयर डाई करने के लिए, रंग बनाने के लिए पौधा जैसे नील, इंडिगो और खनिज जैसे लौह चूर्ण, काला लोहा और स्टील तथा चावल के खट्टे दलिए सोर राइस ग्रेवल का अम्लीय सत्व उपयोग किया जाता था। गंध युक्त में इत्र, मुख साबित करने के द्रव, परफ्यूम्स होते हैं या माउथ फ्रेशनर्स, नहाने के पाउडर, सुगंध एवं टैल्कम पाउडर का उल्लेख भी बराह मिहिर की व्रत संहिता में है। छात्रों, अथर्ववेद, ये आपने देखी पुस्तक अथर्ववेद, आप लोग वेदों के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद जो कि 1000 BC का है, में जैसे कई और इस तरह के बहुत सारे प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं जिनमें रंजकों का वर्णन है। रंजक मींस डाइस का वर्णन है, और आप इसमें से बहुत से को जानते भी हैं, जैसे हल्दी टर्मेरिक, मदेर मैडर, सूरजमुखी सनफ्लावर, हरताल ऑर्पिमेंट, करमीज और लाख। ये कुछ रंग वाले पदार्थ हैं, जो रंगने के गुण वाले पदार्थ हैं, जो अन्य पदार्थों के उपयोग आते थे। वे थे कंपल्थिका, पातंगा और जटुका। यानी इनका उपयोग भी किसमें किया जाता था? रंगने में किया जाता था। 600 BCE में जन्मे आचार्य कणाद, जिनका वास्तविक नाम क्या था? कश्यप था, परमाणविक सिद्धांत के प्रस्तावक थे। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम किसका वर्णन किया? परमाणविक सिद्धांत का। उन्होंने अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन कणों को उन्होंने परमाणु, एटम के समतुल्य नाम दिया। उन्होंने वैशेषिका सूत्र नामक पुस्तक लिखी। उनके अनुसार सभी पदार्थ छोटी इकाइयों का समूह हैं, जिन्हें परमाणु अथवा एटम कहते हैं। यह अनादि अंत, अविभाज्य, गोलाकार, अति गुणग्राही और मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। देखिए कितनी प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई। उन्होंने कहा परमाणु क्या है? अनादि अनंत, अविभाज्य, गोलाकार,
अति गुणग्राही मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस अकेली इकाई का बोध मनुष्य की किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा नहीं होता है। इतने सूक्ष्म होते हैं ये। कणाद ने यह भी बताया परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं और पदार्थों के विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भिन्नता भी होती है। उन्होंने कहा अन्य संयोजनों के अतिरिक्त 2 या 3 परमाणु भी संयोजित हो सकते हैं। जैसे बहुपरमाणु कणु बनते हैं, ऑक्सीजन में 2 परमाणु जुड़ जाते हैं, सल्फर में 8 परमाणु जुड़ जाते हैं, फास्फोरस में 4 परमाणु जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने बहुपरमाणिक सिद्धांत की परिकल्पना महर्षि कणाद ने दी थी। उन्होंने इस सिद्धांत की अवधारणा जॉन डाल्टन, हम जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं ना, 1766 से 1844 के मध्य आया था, उससे 2500 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। जॉन डाल्टन ने इसी सिद्धांत का वर्णन किया था जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें रोगों के उपचार का विवरण दिया गया है। कणों के आकार को छोटा करने की संकल्पना की विवेचना चरक संहिता में स्पष्ट रूप से की गई है। चरक संहिता आप लोग देख सकते हैं, ये चरक संहिता है। कणों के आकार को अत्यधिक छोटा करने की नैनो टेक्नोलॉजी, आजकल बड़ा जिक्र इसका चलता है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो नैनो टेक्नोलॉजी कहां से मिली? चरक संहिता से। चरक संहिता में धातुओं की भस्मों का उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता था। आजकल भी किया जाता है। आप लोग वैद्य जी के पास जाते हैं ना, तो बहुत सारी धातुओं की भस्म लिख देते हैं वो लोग, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म या मोती भस्म। तो वो जो भस्म है, इनका उपयोग किस में किया जाता था? ये किया जाता था विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता था। और अब ये सिद्ध हो चुका है कि भस्मों में धातुओं के नैनो कण मींस नैनो पार्टिकल्स होते हैं। यानी नैनो पार्टिकल की बात जो हम आज 21वीं सदी में कर रहे हैं, इसकी बात चरक संहिता में लगभग 2500 वर्ष पूर्व कर दी गई थी। अब आज के परिप्रेक्ष्य में और पुराने परिप्रेक्ष्य में जरा हम केमिस्ट्री को बहुत सूक्ष्म रूप में समझते हैं। जैसे जैसे एल्केमी क्षीण हुई, मींस डिक्लाइन ऑफ एल्केमी हो जाने के पश्चात औषध रसायन स्थिर अवस्था में पहुंच गया। परंतु 20वीं शताब्दी में पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र, वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम आ गया। मींस हमारा जो आयुर्वेद था, यहां पर तो आयुर्वेद है और यहां पर क्या आ गया हमारे पास? वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम। तो ये धीरे धीरे खत्म होना चालू हो गया और हम किसकी तरफ चले गए? पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र की ओर चले गए। इस प्रगति रोधक काल यानी पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन में आयुर्वेद पर आधारित औषध उद्योग का अस्तित्व बना रहा, परंतु यह धीरे धीरे क्षीण होता गया। आज भी आयुर्वेद की हम कल्पना करते हैं, आयुर्वेद की हम दवाइयां लेते हैं, परंतु हम वास्तव में मान सकते हैं कि आज एलोपैथी का ज्यादा जमाना है आयुर्वेदिक की मुकाबले। मींस क्या? आयुर्वेद धीरे धीरे समाप्त हो गया और इसका स्थान किसने ले लिया? एलोपैथिक ने ले लिया। नई तकनीक सीखने और अपनाने में भारतीयों को 100 से 150 वर्ष का समय लगा। इस समय बाहरी उत्पाद, फॉरेन प्रोडक्ट्स देश में प्रवेश कर गए। मींस क्या है कि जैसे वेस्टर्न लोग यहाँ पर आए, आपको पता है कि जो काल था, जैसे जब यूरोपियन भारत में आए या पुर्तगाली भारत में आए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने साथ इस तरह की चीजें लाते रहे, उसमें औषधियां भी थी। परिणाम स्वरूप देशज पारंपरिक तकनीक जो इंडिजीनियस ट्रेडिशनल टेक्निक धीरे धीरे कम होती गई। देशज पारंपरिक तकनीक धीरे धीरे कम होती गई। भारतीय पटल पर आधुनिक विज्ञान 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में उभरा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय वैज्ञानिक भारत में आने लगे और आधुनिक रसायन का विकास होने लगा। मिस मॉडर्न केमिस्ट्री कब से आई है? 19वीं शताब्दी से। और हम बात कहां से कर रहे थे? देखिए, ऋग्वेद से लेके अथर्ववेद, चरक संहिता, आपके कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इन सब में भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के रसायनज्ञों ने रसायन का जो वर्णन किया है, उस रसायन पर हम आज भी नहीं पहुंचे हैं। अतः रसायन द्रव्य के, अब हम रसायन की परिभाषा कैसे देंगे? हम रसायन विज्ञान की परिभाषा देंगे। अतः रसायन द्रव्य के संगठन, मिस कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर, गुण धर्म, प्रॉपर्टीज और परस्पर क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन से संबंधित है। पदार्थ के मौलिक अवयवों, परमाणुओं तथा अणुओं के माध्यम से
अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। यही कारण है कि रसायन विज्ञान को परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है।